थोड़ा बताओ ना, ज़्यादातर एम्प्लॉई है वो इंडिया के अंदर, तो खुल के नौकरी कैसे की जाए और राजा की तरह नौकरी कैसे की जाए। राजा की तरह नौकरी ये करते थे कि पैकेजिंग लेवल पे मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अवॉइड कर सकते हैं कि भैया वहाँ जाके रिजेक्ट नहीं हो जाए। सर देखिए, पैकेजिंग के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट है लेबल कंप्लाइंसेस। तो एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कौन कौन सी लॉजिस्टिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सी लॉजिस्टिक्स तो आप तीनों यूज़ करते हो। वी यूज़ एयर, वी यूज़ लैंड, वी यूज़ सी। एक्सपोर्ट पेमेंट्स बहुत ट्रिकी है सर, तो पेमेंट टर्म कैसे डिसाइड होती है, गट फीलिंग पे डिसाइड होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे डिसाइड होती है, कैसे होता है ये पूरा। गट फीलिंग पे तो रिस्क लिया जाता है। अच्छा, रियलिटी बताओगे सर कि अभी टैरिफ वॉर जो चल रहा है उससे क्या वास्तव में इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, क्लैरिटी नहीं है इसलिए इम्पैक्ट पड़ा। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया दबता था, अब इंडिया दबता नहीं है, अब जवाब देता है। मान लो ट्रम्प साहब बोल दे कि कल से नहीं आना है। देखिए, मना तो वो कर नहीं सकते। आपका क्या मोटिवेशन रहा लाइफ के अंदर, वो शार्क कौन था जिसकी वजह से 20 साल तक आप एक फोकस में काम किए सर। वो शार्क में खुद ही था। जतिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑल्सो। द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। सुबह से आज भगवान के बहुत दर्शन हो रहे हैं मुझे, और गेस्ट के रूप में भगवान ही दिख रहे हैं आजकल तो। नाम भी भगवान के नाम पे ही है सर। कृष्णा ओवरसीज नाम कैसे रखा, मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल है इसलिए रखा। यहाँ से शुरुआत करेंगे, बट क्योंकि आज सुबह से ऐसा माहौल बन रहा है इसलिए पहला सवाल मैं आपसे यही पूछता हूँ। हाँ, नहीं, मैं आपका थोड़ा सा ये खुशी तोड़ना चाहूँगा, क्योंकि कृष्णा जरूर भगवान जी का नाम है, लेकिन मैंने ये कंपनी अपनी दादी के नाम से शुरू करी। मेरी दादी का नाम कृष्णा था, आज भी है इनफैक्ट। तो उनके मैं बहुत करीब था उनसे, आज भी हूँ। तो उनके नाम से ही मैंने हर चीज़ करी है। कृष्णा इज़ माय ग्रैंड मदर्स नेम, और वो एक्चुअली मेरी पहली फाइनेंसर भी थी। तो अपने पहले फाइनेंसर को कैसे भूलना है। उनका आशीर्वाद आज भी चल रहा है, तो कृष्णा ओवरसीज़ उनके नाम से है। ओ सर, बहुत बढ़िया। मतलब कहाँ से है सर, आप प्रॉपर कहाँ से हैं, कैसी जर्नी रही आपकी। अभिषेक जी, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, वेरी मच वेरी वेस्ट दिल्ली गाय। और जर्नी स्टार्ट करी थी मैंने अपनी 2000 व्हेन आई वाज इन 10th, 1995 की बात है। अगर आप बात करो तो मैं उस टाइम 10th में पढ़ रहा था स्कूल में, मानस अली से मेरी स्कूलिंग हुई है। और बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, अगेन टिपिकल कंबाइंड बिजनेस फैमिली। और उसमें देखा है मैंने, परिवार के उतार चढ़ाव हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वहीं से एक एक्यूम आ गया था कि बिज़नेस करना है, कुछ करना है, बट कैसे करना है, कौन-सा करना है, ये नहीं पता था। उस टाइम तो पढ़ ही रहे थे। तो आई यूज्ड टू हेल्प माय डैड, आई यूज्ड टू हेल्प माय ग्रैंडफ़ादर्स। छोटे-छोटे ऑड जॉब्स करता था मैं उनकी दुकान पे जाके। वी स्टिल हैव रिटेल आउटलेट्स अंडर माय डैड्स नेम। तो उनकी दुकान पे जाके छोटे-छोटे करना। तो पहली कमाई मेरी ₹100 हफ़्ता होती थी। ₹100 हफ़्ता मिलता था मेरे को। किस टाइम की बात बता रहे सर ये। मैं बता रहा हूँ आपको 1995-96 की। जब मैं 10th में था, बच्चे पढ़ते थे, शाम को मैं काम करता था और रात को पढ़ाई कर लेता था। और बोर्ड्स के आते थे तो तभी पढ़ाई हो जाती थी हमारी। लेकिन काम तब से कर रहा हूँ मैं 1995 से। पेरेंट्स का क्या रोल रहा, मतलब कैसे रहा, कैसे शेप किया आपकी जर्नी को। ये बस यही सब चलता रहा। 10th-12th करी, फिर पढ़ाई और करना चाहता था, पढ़ाई और करी। तो अब बिज़नेस फैमिली से हूँ, तो ग्रैंड डैड के बिज़नेस एक्यूम थे कि भई तेरे को हम पढ़ाएँगे तो हमें क्या मिलेगा? तो तेरी पहली सैलरी हमारे पास आनी चाहिए, तेरी सैलरी का एक हिस्सा हमारे पास आना चाहिए। मैंने कहा, जी डील डन, पहले पढ़ाओ तो सही। तो उन्होंने मेरे को एनआईएस करवाया, बीबीए करवाई, एनआईआईटी से ग्रेजुएट हुआ। फिर जॉब्स ढूँढी, इधर-उधर गए, ऑड जॉब्स करने लगे। एमबीए करने के बाद सीधा जी कंपनी में मैं चला गया था। क्या करते थे सर वहाँ पे, क्या मैं रोल जी था कैपिटल वहाँ में फाइनेंशियल एनालिस्ट था। मेरे अंदर टीम थी, और 2 साल मैंने बहुत जी में अच्छे मन लगा के काम किया। टाइगर बोलते थे मेरे को मेरी कंपनी में। बेसिकली हर प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग मेरे पास आ जाती थी। मज़ा आ रहा था उस काम में, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब राजाओं वाली ज़िंदगी थी। टाइम देख के कभी काम नहीं करता था। एक तो सुबह 4 बजे भी ऑफ़िस पहुँच जाता था, शाम को जब मरना है निकल रहे हैं, सुबह 3-3 बजे तक घर आ रहे हैं, फिर 8 बजे फिर नौकरी पे जा रहे हैं। तो कलीग्स, मैनेजर्स देख के परेशान होते थे, भाई ज़िंदगी जी लो, कुछ तो कर लो, कॉर्पोरेट लाइफ़ में आ गए हो। मैं कहा नहीं, काम करना है। तो जब काम करने लगे, फिर मन में आया कि नहीं, अब मेरे को अपना ही काम करना है, क्योंकि बिज़नेस फैमिली से थे। ये भी पक्का था कि मेरे को वापस बिज़नेस फैमिली में नहीं जाना था, बिकॉज़ वो रिटेल कंस्ट्रक्शंस में थे। काम कुछ ऐसा करना था कि जो चलता हुआ है, चलता रहे। फैशन एक्सपोर्ट्स की तरह आउटडेटेड ना हो जाए, कंस्ट्रक्शंस के लिए तरह ऊपर-नीचे चीज़ें ना हो जाए, चलता रहे। और एक्सपोर्ट उस टाइम पे व्हेन आई रिज़ाइन्ड फ्रॉम जी इन 2003, मज़े की बात है अभिषेक जी, उसके 1 महीने बाद मैंने शादी कर ली थी। मतलब शादी से 1 महीना पहले मैंने नौकरी छोड़ी है। लोग नौकरी करते हैं फिर शादी करते हैं, मैंने नौकरी छोड़ के शादी करी थी। आपकी वाइफ ने आपको कुछ नहीं बोला नहीं, शी सपोर्टेड मी वेल, शी स्टिल सपोर्ट्स मी वेरी वेल। कि नहीं पहले तो नौकरी कर लो या फिर
पहले बिजनेस जमा लो फिर ही आगे बढ़ेंगे हम लोग? नहीं, शादी के बाद बिजनेस उठाया और कृष्णा ओवरसीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। 2003 में मैंने नौकरी छोड़ दी थी, शादी कर ली थी। तो वो जो 1.5 साल का गैप था लाइफ का, वो बहुत हार्ड था। जैसे मतलब उस पर थोड़ा बताओ ना, क्या मतलब कि शादी के पीरियड के बाद और फिर कंपनी स्टार्ट करने का जो मेन पीरियड है, उसमें क्या क्या सीखा आपने, कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किया? देखिए, मैंने बताया जैसे कि जी की नौकरी छोड़ी थी 3 नवंबर 2003 को, और 3 दिसंबर 2003 को शादी कर ली, 1 महीने बाद ही। तो इन लॉज भी परेशान हो गए थे, भी लड़के ने नौकरी छोड़ दी, बट सेटिस्फेक्शन ये थी कि बिजनेस बैकग्राउंड है तो सर्वाइव कर लेगा। बट उनको ये नहीं पता था कि बिजनेस बैकग्राउंड में जाना ही नहीं है, अपना ही कुछ करना है। तो वो जो 1.5 साल का पीरियड था, बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, किधर जाऊँ, किससे हेल्प लूँ, काम क्या करना है, क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में। नौकरी छोड़कर आए हुए थे, ताज़े-ताज़े कॉर्पोरेट लाइफ थी, बहुत डिसिप्लिन लाइफ थी और राजा की ज़िंदगी जी रहे थे। थोड़ा बताओ ना, जितने मतलब ज़्यादातर एम्प्लॉई है वो इंडिया के अंदर, तो खुल के नौकरी कैसे की जाए और राजा की तरह नौकरी कैसे की जाए? राजा की तरह नौकरी ये करते थे कि आउटसाइड द बॉक्स सोचना, जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है उससे ज़्यादा डिलीवर करना। तो आपके मैनेजर को, आपकी सीनियर मैनेजमेंट को बड़ा कंफर्ट आता था कि यार हमारे पास एक बंदा है, ब्रह्मस्त्र है, इसी को छोड़ेंगे अगर प्रॉब्लम आई तो। तो आपकी सारी चीज़ें हो जाती थी और आपकी खुद डेवलपमेंट होती है उसमें, खुद के स्किल्स डेवलप होते हैं, आप लर्न करते हो। हर फेज़, हर स्टेप में आप लर्न करते चले जाते हो। तो वो लर्निंग की जो ज़ील होती है, आपको खुद से सेल्फ मोटिवेट करती है। आज की डेट में आप किसी एम्प्लॉयी से बोलो, सर हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ, ये मोटिवेशन होता क्या है यार? मेरे को पता है मेरा लक्ष्य क्या है लाइफ में, मेरे को पता है मेरा गोल क्या है, दैट्स इनफ। मेरे को वहाँ पे जाना है, मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। नोबडी इज़ गोना कम फ्रॉम द स्काईज़ एंड गोना टेल मी कि यार ये तू कर ले तो ये मिलेगा, नहीं। मैं करूँगा तो मिल ही जाएगा। यू नो, आमिर खान की बड़ी अच्छी लाइन है, काबिल बन जाओ कामयाबी आएगी। ये कहानी मेरे को अपने जी के टाइम पे समझ में आ गई थी कि काबिल बनना है, इसलिए मैं सीखता था। बट स्टिल आज थोड़े दिन पहले एक रील दिख रहा था, तो एक लड़की की रील वायरल हो रही थी कि उसने बॉस से छुट्टी मांगी, तो बॉस ने बोला मैंने तो इतना काम किया है, आप क्यों नहीं काम करना चाह रहे हैं? तो वो बोलती कि क्या मेंटेलिटी है, काम हम तो सुकून के लिए काम कर रहे हैं ना, कुछ लक्ष्य पाने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ रील थी, तो वाद विवाद हो गया उसके अंदर कि वे 9 टू 5 ही करना है, उसके बाद काम नहीं करना है। तो आपका क्या मानना है कि वास्तव में कुछ पाने के लिए एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा या फिर वो टाइम पीरियड में बनना पड़ेगा? देखिए, अभी आपने एक वर्ड बोला सुकून। अब ये सुकून हर किसी को अलग-अलग जगह से मिलता है। किसी को लाइफ में हार्ड वर्क से मिलता है, किसी को आराम से मिलता है। मतलब कुछ नहीं करना, चीज़ें आ जाएँगी। आएँगी, आएँगी, ठीक है, नहीं कि आएगी। कोई लक्ष्य होता नहीं है ऐसे लोगों का। तभी आप देखो कि इंडिया के अंदर 10-12% ही लोग हैं जो आगे बढ़े हुए हैं, और बाकी 70-80% लोग उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके अपने सपने थे। सो या तो आप अपना सपना अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कर लो, या आप किसी के सपने को सच करने के लिए उनके साथ हार्ड वर्क कर लो। ये चॉइस आपकी है, आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो बेसिकली लाइफ में। तो मेरे आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर थे। राइट, जब आपने कृष्णा ओवरसीज़ की शुरुआत करी तो सबसे चैलेंजिंग जॉब क्या थी उसमें? चैलेंजिंग क्या काम था उसमें? देखिए, कृष्णा ओवरसीज़ जब बनी तो ये स्टार्ट हुई स्पाइसेस से, और सबसे चैलेंजिंग जॉब तो ये थी कि स्पाइसेस बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। और ये स्पाइसेस की जो मेरे को एक कहते हैं ना आइडिया मिला, वो एक बुचर शॉप से मिला। बिकॉज़ आप अगर ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, जो कि हमारे टाइम पे लाला जी की दुकान होती थी, तो उसमें एमडीएच, एवरेस्ट, ये बड़े-बड़े नाम दिखते थे। लेकिन बुचर की दुकान पे आपको शान और नेशनल जैसे मसाले दिखते जो जो पाकिस्तान से आते थे, इम्पोर्ट होते थे उस टाइम पे। उनका फ्लेवर, उनका टेक्सचर, उनकी पैकेजिंग अलग थी, हमारे से बहुत अलग थी। तो मैंने कहा यार, ये हम क्यों नहीं कर सकते ये चीज़? उनकी पैकेजिंग, ऐसे फ्लेवर्स, ब्लेंडेड स्पाइसेस, रेसिपीज़ हम क्यों नहीं कर सकते? दैट्स हाउ आई गॉट द आइडिया कि मैं ये चीज़ बनाऊँगा, प्रोडक्ट ऑफ इंडिया होगा और इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, बनाऊँगा। बनाऊँगा। तो बनाना कहाँ है? ये पहला चैलेंज। क्या बनाना है? दूसरा चैलेंज। भेजना कहाँ है? तीसरा चैलेंज। तो चैलेंज बाय चैलेंज उसको करता गया। तो कृष्णा ओवरसीज़ स्टार्टेड इन 2005। वहाँ से लेकर मेरी पहली शिपमेंट गई यूएस 2006 में। सो इट टुक मी ऑलमोस्ट व्हाट 7-8 मंथ्स स्टडी करने में, चीज़ बनाने में, करते-करते बहुत मेहनत करी। सुबह 4-4 बजे तक आना घर पे, डिज़ाइनिंग करना, एक-एक बॉक्स से डिज़ाइनिंग करना। फिर उसके बाद से देखना कि आप क्या बना रहे हो, आपका ब्लेंडर कौन है। अभिषेक जी, मैंने एक-एक मसाले खा के देखे हैं। जायफल क्या होता है, जावित्री का टेस्ट क्या होता है, काली मिर्च क्या टेस्ट करती है, क्लोव क्या टेस्ट करता है। सारे स्पाइसेस खुद खा के टेस्ट करके देखे हैं। तब जाके समझ में आया कि ये स्पाइसेस इतने फ्लेवरफुल होते क्यों हैं, इनके ऑयल कंटेंट्स क्या होते हैं। ये मेरी लाइन नहीं थी, लेकिन इस लाइन को मैंने अपना बना लिया, बिकॉज़ मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी कि काम करना है तो यही करना है। सर 2005 में शुरुआत करी आपने, 2025 हो गया है, तो ये 20 साल हो गए। और 20 साल की जब एनिवर्सरी मनाता है कोई अपनी कंपनी की, तो दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, शैंपेन वैम्पेन एकदम
पार्टी बनाएंगे और गजब का काम कर लिया हम लोग, 20-20 साल का मना रहे हैं। पर आपने अभी एनजीओ के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ में अपना 20-20 सालगिरह बनाई सर। बहुत बहुत बधाई है सर आपको। थैंक यू। मतलब ये सोच आई कहाँ से कि मतलब मैं ये नहीं करूंगा और ये करूंगा? सर देखिए, सोच ही आदमी को बड़ा छोटा कर लेती है, सीधी बात है। आपने बिल्कुल कहा कि 20 साल हो गए थे, व्हेन आई लुक बैक कि हाँ यार 20 साल, 2 डेकेड्स की जर्नी है, सेलिब्रेशन तो बनता है। तो मैंने कहा यार वो खुशी क्या जो दूसरों के साथ ना बांटी जाए, खुशी बांटने से ही तो बढ़ती है। और मेरे को था कि मैं उन लोगों के पास जाऊं जिनकी बहुत लिमिटेड है खुशी। हमारी एक सोसाइटी का हिस्सा है बुजुर्ग, जो निगलेक्ट हो जाते हैं, चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। और जैसे मैंने बताया, कृष्णा मेरी दादी की वजह से। मुझे ऐसा लगता है आपकी दादी से आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इस वजह जी, से तो बस ये मेरे को था हुआ। कि मैंने कहा नहीं, हम बुज़ुर्गों के पास जाएँगे, उनको उनको एक अच्छा समय देंगे, अच्छा खिलाएँगे, उनका एंटरटेनमेंट करेंगे और उनके हाथ से ब्लेसिंग्स और सब मिलते। देखिए, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए, ब्लेसिंग्स मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। पार्टी करने के लिए तो माहौल कभी भी बन जाएगा, कभी भी बन जाएगा। 20 साल की जर्नी ऐसे ही नहीं जी जाती है सर। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ, आई थिंक ऑडियंस को भी पसंद आएगा। कि जापान के अंदर है ना, मछली खाना पसंद करते हैं, उनके कल्चर में कि मछली खाई जाएगी। तो पहले समुद्र की कॉर्नर से मछली निकाला करते थे, तो सब लोग खाते थे, तो थोड़ी कम हो गई। तो अब वो क्या करें कि थोड़ा अंदर जाके डीप से मछली लेके आएंगे, तो वो डीप में जाके मछली लेके आने लगे। बट उनको खाना था फ्रेश मछली। तो फ्रेश मछली कैसे खाएंगे, क्योंकि इतने दिन में तो आएगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो बोले कि एक काम करते हैं, वहाँ पे मछुआरों के साथ में टैंक डाल देंगे और टैंक में मछली को भर देंगे और फिर अपन लेके आएंगे। तो बोला ठीक है, तो वहाँ से मछली लेके आने लगे। तो बोले कि यार ये मछली एक्टिव नहीं है। तो यार एक्टिव के लिए क्या करें? तो उन्होंने बोला कि टैंक जो रखेंगे, 20-25 मछली जो भी रखेंगे, उसमें एक शार्क छोड़ देनी छोटी। तो वो शार्क 4 मछली खा लेगी, बाकी पर सब एक्टिव रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी उनको बचानी है। तो अब उन्होंने क्या किया कि शार्क डाल दी और वो लेके आने लगे, तो मछली एक्टिव भी रही, फ्रेश भी रही। तो अगर आपको एक्टिव रहना है हमेशा लाइफ में, तो आपके लाइफ में एक शार्क होना चाहिए। वो शार्क आपका मोटिवेशन हो सकता है, आपके गोल हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो आपका क्या मोटिवेशन रहा लाइफ के अंदर? वो शार्क कौन था जिसकी वजह से 20 साल तक आप एक फोकस में काम किए सर? अभिषेक जी, वो शार्क मैं खुद ही था। वो खुद ही था, क्योंकि रोज़ सुबह उठना और ये सोचना कि आज क्या होगा? व्हाट इफ आई फेल? व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू डिलीवर? तब क्या होगा? हाउ एम आई गोना सर्वाइव? तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें मेरे को 20 साल तक खींच गई, क्योंकि वो शार्क मैं ही था। मैंने आपको मैंने बताया कि इट वाज़ अ वन मैन आर्मी। आई स्टार्टेड माय बिज़नेस अलोन फ्रॉम माय बेडरूम। नाउ आई एम वर्किंग विद 200 प्लस पीपल। कृष्णा हैज़ 200 प्लस पीपल राइट नाउ। तो वो धीरे-धीरे बस मंज़िल की तरफ बढ़ रहे हैं, कारवां अपना बढ़ता जा रहा है। अभी क्या-क्या करते हैं? मेन एक्सपोर्ट आइटम क्या-क्या है सर? हम करते हैं करीबन अराउंड 450 प्रोडक्ट्स विच वी प्राइवेट लेबल फॉर आवर बायर्स। वी हैव इन-हाउस ब्रांड्स एज़ क्रिस्पीज़, वी हैव लॉफ व्हिच इज़ लेगेसी ऑफ फ्लेवर्स। उसके अंदर हम बाकी सारी चीज़ें करते हैं। क्रिस्पीज़ इज़ बेकरी ब्रांड बेसिकली, सो ऑल द बेकरी ब्रांड इज़ डन अंडर क्रिस्पीज़ एंड वी हैव अ कृष्णा एज़ अ ब्रांड नेम, जो स्पिरिचुअल चीज़ें हम लोग बनाते हैं और सब चीज़ बेचते हैं। कहाँ-कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में? As of now, Krishna has a portfolio of around 17 plus countries, 17 plus country, 17 plus countries, and we are doing very good numbers with US, with Canada, Australia. जहाँ पे भी आपको इंडियन डिस्पोरा अच्छा सा दिखता है, then we are there. अच्छा, रियलिटी बताओगे सर कि अभी टैरिफ वॉर जो चल रहा है, उससे क्या वास्तव में इम्पैक्ट पड़ा है एकदम ग्राउंड? देखिए, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इम्पैक्ट पड़ा है। क्लैरिटी जिस दिन आ जाएगी, इम्पैक्ट हट जाएगा। अभी भी क्लैरिटी नहीं है। अभी आज क्लैरिटी नहीं आज है की डेट कि में हम होने पॉडकास्ट कर क्या रहे हैं। वाला है। अमेरिका से ट्रम्प साहब कुछ और बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। बट जैसे मैंने बताया कि एक टाइम ऐसा था कि इंडिया दबता था, अब इंडिया दबता नहीं है, अब जवाब देता है। बड़ा जैसे मान लो ट्रम्प साहब बोल दे कि कल से नहीं आना है। देखिए, मना तो वो कर नहीं सकते, बिकॉज़ उनके टॉप जितनी भी कंपनीज़ हैं वो तो सब इंडियंस ही चला रहे हैं, तो इंडियन डिस्पोरा बहुत ज़्यादा है, इंडियन सिटीज़न्स बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, तो वो मना तो कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो उन्होंने करा है 50% टैरिफ लगा दिया। 50% टैरिफ भी अभिषेक जी वो 2 पार्ट में है। इट्स एक्चुअली 20%, 25% टैरिफ एंड इट इज़ 25 पेनल्टी जस्ट बिकॉज़ ऑन द इंडियन गुड्स, जस्ट बिकॉज़ इट्स इंपोर्टिंग रशियन ऑयल। पेनल्टी है वो। पेनल्टी है वो, 50% फ्लैट टैरिफ नहीं है, इट्स 25 + 25 बेसिकली। तो अभी नेगोशिएशंस हो रही हैं, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि इंडिया झुकेगा नहीं। जब से हमारे प्रधानमंत्री साहब आए हैं, उन्होंने चीज़ें बदली हैं, द फेस ऑफ इंडिया इज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली। तो आगे से जवाब देते हैं हम लोग। अभी आपने देख लिया था एससीओ समिट में, आप नहीं हो दोस्त मेरे, तो मेरे दोस्त और भी बहुत हैं। वो जवाब बहुत अच्छा था। उसकी वजह से आपने देखा कि ट्रम्प साहब की लहज़े में भी फ़र्क आ गया, चीज़ों में फ़र्क आ गया। एंड आई एम श्योर जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर गोयल, ही इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। आने वाले 1-2 महीने के अंदर बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। और जहाँ तक बात रही चीज़ें एक्सपेंसिव होने की, सर वो तो कोविड में भी थी। वो तो तब भी थी जब शिपिंग लाइन्स ने अपने 2000 फ्रेट को सीधा 20,000 पहुँचा दिया था।
अननोइंगली, अनवांटेडली लोगों ने तब भी लिया है। तो फूड एक ऐसी कैटेगरी है कि जो सस्टेन करती ही करती है, वो ज़रूरत है। उसमें से बस लग्ज़री आइटम्स और नेसेसिटी आइटम्स थोड़ी-सी अलग हो जाती हैं, लेकिन वो बिकती है, वो जाती है। जब आप कहते हो प्रोडक्ट इज़ एक्सपोर्ट रेडी का क्या मतलब है सर? सर एक्सपोर्ट रेडी का मतलब वो है कि आपने उसको प्रोडक्ट को फ्रॉम इनिशियल क्वालिटी चेक से लेकर पैकेजिंग तक और उसकी लेबलिंग तक पूरे सारे टिक बॉक्सेस टिक कर लिए हैं। सारी चीज़ें आपकी टिक हो गई हैं एंड इट्स एक्सपोर्ट रेडी नाउ। आपके क्वालिटी चेक्स पूरे हो चुके हैं, इवन एट द डिस्पैच, पैकेजिंग या रिसोर्सिंग पे सारे चेक हो गए हैं। आपकी पैकेजिंग अच्छी हो गई है और आपके पास सारा ड्यू डिलिजेंस है उसका। इट्स एक्सपोर्ट रेडी देन। एक डिपार्टमेंट होता है लीगल मेट्रोलॉजी जो पैकेजिंग, साइज़ वगैरह और सब कुछ देखता है। तो इंडिया में एक अलग डिपार्टमेंट है, बाहर की तरफ अलग होगा। तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि मतलब वहाँ के उसी स्टैंडर्ड, उसी क्वालिटी में अपन को भेजना है? सी यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आप किस कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हो उनकी कंप्लाइंसेस आपको जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। चाहे वो लीगल मेट्रोलॉजी है, चाहे आपके लेबलिंग कंप्लाइंसेस हैं, चाहे क्वालिटी कंट्रोल्स हैं। उस पर्टिकुलर कंट्री की डेस्टिनेशन पे भी उनकी अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी अपनी गाइडलाइंस हैं, उनके अपनी सारी पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं। सो योर प्रोडक्ट जैसे आपने बताया कि एक्सपोर्ट रेडी है, तो उस कंट्री के लिए तब एक्सपोर्ट रेडी है कि जब वो कंप्लाइंसेस सारी मीट आप कर रहे हो, सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हो उसके लिए। हमारे हिंदुस्तान में ग्राम्स और किलोस चलते हैं, बाहर में आपके पाउंड्स चलते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। सर बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जैसे आईएसओ, एचएसडबलसीपी, बीआरसी। मतलब ऑडियंस को बता सकते हो जो एक्सपोर्ट मैं वैसे एक्सपोर्ट का एक मैंने वीडियो किया था और उस पे एक्सपोर्ट की मास्टर क्लास बनाई थी। आई थिंक ऑडियंस अगर देख रही होगी तो उस वीडियो पे जाके देख सकती है अगर एक्सपोर्ट सीखना है तो। पूरा मास्टर क्लास बना दिया था हमने। बट आपसे एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, गुड टू हैव होते हैं? जी। देखिए 2 पैरामीटर्स हैं, एक आपके एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और एक क्वालिटी के डॉक्यूमेंटेशन। आपके क्वालिटी की जो सर्टिफिकेट्स आपने नाम लिए आईएसओज़, बीआरसीज़ हो गई, हैकअप्स हो गए, ये आपकी डेस्टिनेशन कंट्रीज़ के हिसाब से बहुत अच्छे रहते हैं अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं। बिकॉज़ दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस टू द बायर एंड देयर अथॉरिटीज़ कि जहाँ से ये इम्पोर्ट होकर आ रहा है, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड है। सो एक क्वालिटी वाला जो आपका फैक्टर है वो कवर हो जाता है। बिकॉज़ ये सर्टिफिकेशन आर नॉट ईज़ी टू गेट, आपको ऑडिट्स करानी पड़ती हैं, आपकी फैसिलिटी वैसी होनी चाहिए, राइट? आपकी क्लीनलीनेस वैसी होनी चाहिए। अभी पिछले 5-6 साल से हमारी एफएसएसआई इज़ वेरी एक्टिवली डूइंग इट, ऑडिट्स कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है एज़ अ एक्सपोर्टर कि आप बाहर वाली अथॉरिटीज़ के कंप्लायंसेस पूरे कर रहे हो इन हाउस। सो उसके लिए अगर या तो आप खुद पढ़ाई कीजिए, खुद ज्ञान लीजिए या यू हायर एन एक्सपर्ट और वो आपके को सारा स्ट्रीमलाइन कर देगा। पैकेजिंग लेवल पे मतलब कौन-सा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अवॉइड कर सकते हैं कि भैया वहाँ जाके रिजेक्ट नहीं हो जाए? सर ऐसा देखिए कुछ है क्या? पैकेजिंग के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट है लेबल कंप्लायंसेस। आपकी लेबल पे आप जो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे वही सच मानी जाएगी। इसमें कुछ किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स नहीं है। जो लिखा है वो सच है, लेकिन वो कितना सच है वो आपका प्रोडक्ट बताएगा। अगर वो लैब टेस्ट करते हैं और आपकी लिखी हुई इन्फॉर्मेशन से अलग होता है, देन डेफिनिटली ये प्रोडक्ट इज़ गोना गेट रिजेक्टेड। सो आपके कंप्लायंसेस पूरे होने चाहिए, लेबल कंप्लायंसेस। इफ लेबल कंप्लायंसेस चाहे वो कलर कोडिंग है, चाहे आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं, दे आर इक्वली मेंशन्ड, दे आर फैबुलसली मेंशन्ड, वेट्स आपके क्लियर हैं, देन इट्स गुड टू गो। बाहर प्रिजर्वेटिव को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं या नहीं करते हैं? प्रिजर्वेटिव मिले होने चाहिए फूड वाले आइटम में। अप टू एन एक्सटेंट, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक लेवल है, जैसे मैंने बताया कंप्लायंसेस है। अप टू एन एक्सटेंट अलाउ करते हैं, बट कई प्रिजर्वेटिव्स बैंड भी होते हैं। यूएस में कुछ चीज़ें बैंड होंगी तो वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल होंगी। कुछ चीज़ें यूरोप के अंदर बैंड होंगी तो वो यूके में एक्सेप्टेबल होंगी। तो आपको ये इवैल्यूएट करना है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट अगर 4 कंट्रीज़ में भेज रहे हो, तो आपके 4 कंप्लायंसेस हो गए उसके लिए। सो यू नीड टू फॉलो द कंप्लायंस ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री। सबसे ज़्यादा कंप्लायंसेस फूड के अंदर है। सबसे ज़्यादा कंप्लायंसेस फूड में है, क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन आ जाता है इसमें, तो सबसे ज़्यादा फूड में कंप्लायंसेस हैं। और क्या देखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर? जैसे एमडीएस का भी तो केस शायद आ रहा था, मुझे याद जी, नहीं आ रहा अभी वो जी। केस आ रहा था कि एफ्लाटॉक्सिन, लेड्स एंड सब चीज़ उन्होंने ट्रेसेस किए थे। तो क्या इंडिया में वो मिलता होगा यहाँ पे? इंडिया में मिलता नहीं है। चीज़ें वो बैच वाइज़ बनती हैं, चाहे वो एमडीएच है, चाहे एवरेस्ट है, कोई भी बड़ी कंपनीज़ है। आई एम श्योर कि वो लोग अपना ड्यू डिलिजेंस और ये लैब टेस्टिंग करते रहते हैं रेगुलर बेसिस में, राइट? तो इंडिया में जो उनका सामान मिलता है वो क्वालिटी कंट्रोल होके से ही निकलता है। लेकिन जैसे उन्होंने सिंगापुर की बात थी कि सिंगापुर में उनका इम्पोर्ट किया था। सिंगापुर की अथॉरिटीज़ ने कुछ और निकाला। क्या निकाला उन्होंने? दे क्लियर्ड एवरीथिंग। सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो गई थी। वही आपको एक्सप्लेन करना है सामने वाले को, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप, क्योंकि आप जो लैब टेस्ट करोगे, वो शायद बाहर नहीं मानेंगे, वो अपनी लैब में चेक करेंगे उसको। तो आपके सैंपल्स वहाँ पे भी पास होंगे जो आपके सैंपल्स यहाँ पे पास हुए हैं। सो वो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बट इट टेक्स टाइम। पेपर वर्क हो जाता है, सब कुछ आ जाता है एंड देन द गवर्नमेंट इज़ देयर डेफिनिटली टू हेल्प यू आउट। मतलब कुछ प्रोडक्ट होते हैं सर जो मतलब
कोल्ड रेफ्रिजरेटर मांगते हैं कि भैया कि इसको एकदम चिल होके जाना चाहिए, कुछ नहीं जाने चाहिए, वो कैसे डिसाइड होता है स्पाइसेस के अंदर या मसालों के अंदर? देखिए स्पाइसेस की अगर बात करूँ, इट रिक्वायर्स एन एम्बिएंट टेम्परेचर। आप जैसे अपने घर के किचन में कोई चीज़ रख लेते हैं, आप उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं, घर की किचन में रखते हैं, तो स्पाइसेस रिक्वायर एन एम्बिएंट टेम्परेचर बिकॉज़ ट्रांजिट टाइम किसी भी शिपमेंट का इज़ अराउंड 40-45 डेज़ ओनली। बट जैसे अगर आपने कुछ चीज़ फ्रोज़न कर दी है, इज़ रेडी टू ईट, रेडी टू कंज़्यूम और फ्रोज़न कर दिया, तो डेफिनिटली इट हैज़ टू गो ऑन अ रीफर। टोटली डिपेंड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कैटेगरी के पर उसकी ऊपर। कॉस्ट तो इंक्रीज हो जाती होगी उसके। हाँ, डिपेंडिंग ऑन नॉर्मल एम्बिएंट एंड रीफर कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ती है, फ़र्क हो जाती है कॉस्टिंग में। और एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कौन कौन सी लॉजिस्टिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सी लॉजिस्टिक्स तो आप तीनों यूज़ करते हो। वी यूज़ एयर, वी यूज़ लैंड, वी यूज़ सी। बट मेजरली इट्स ऑलवेज़ लैंड एंड सी बिकॉज़ यहाँ से कंटेनर पोर्ट पे जाएगा बिकॉज़ वी आर सिटिंग ऑन अ ड्राई पोर्ट, दिल्ली इज़ अ ड्राई पोर्ट। तो हमें सी पोर्ट तक जाना है, तो वो हम उसको या तो रेलवे से यूज़ करेंगे व्हिच इज़ द गवर्नमेंट बॉडी, या अगर हम उसको प्राइवेट भेजेंगे, तो ये लैंड भी यूज़ होता है और उसके बाद से फिर अगेन इज़ गोना बी कंटेनर लोड्स ओनली। आपका आज तक का बेस्ट मार्केट कौन सा रहा है सर? मतलब कौन सी कंट्री बेस्ट रही जहाँ पे आपको एकदम स्मूथ काम हो गया हो? आई विल से यूएस, यूएस हैज़ बीन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, दीज़ आर द मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज़। और फ्यूचर में कौन कौन सी कंट्रीज उभर के आ रही है अभी? फ्यूचर के अंदर आई से यूरोपियन यूनियन इज कमिंग अप वेरी नाइसली बिकॉज आफ्टर बट वी हैव नाउ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो आई एम श्योर कि यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छे से निकल के आएंगे बाहर। वहाँ पे भी बहुत अच्छी डिमांड दे रहेगी बिकॉज अभी उस तरफ जाना शुरू हो गया इंडियन डिस्परा। देन यू हैव स्मॉल कंट्रीज लाइक आई मीन इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी चीज़ें दे आर ऑल्सो हेवली डिपेंडेंट ऑन इंडियन मार्केट्स बेसिकली। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट सर अपन ने भेजा बाहर की तरफ एक्सपोर्ट किया और वहाँ कंप्लेंट्स तो आती होगी, ऐसा नहीं कि कंप्लेंट्स नहीं आती होगी, मतलब किसी फॉरेन कस्टमर ने अगर कोई कंप्लेंट करता है तो लॉजिस्टिक वालों पे कंप्लेंट करता है तो कैसे हैंडल होती है? वो आप पे आएगी या लॉजिस्टिक वालों पे आएगा? जी, इसमें टोटली डिपेंड होता है अभिषेक जी कि आपकी कंप्लेंट का नेचर क्या है। तो आप अपनी सेल्स टीम को पहले वैसे ग्रूम करते हो बेसिकली कि अगर आपकी कंप्लेंट आती सी एंड ऑफ द डे कंज्यूमर इज़ द गॉड। आपको कस्टमर नाराज़ नहीं करना है, लेकिन आपको अपना एक सेल्फ प्रोटेक्ट भी करके चलना है कि योर कंप्लेंट आई है तो क्या वजह से आई है। सो आपका एक फीडबैक जब आपका कंटेनर पहुंचता है बायर्स के पास, तो आपका इंस्टेंट फीडबैक हमारी सेल्स टीम ले लेती है उसी टाइम पे कि कैसा लगा आपको कंटेनर, इज देयर एनी कंप्लेंट, कुछ है। लेकिन बिहेवियर चेंज होता है प्रोडक्ट का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो महीने 2 महीने में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वी गेट दी फोटोग्राफ्स, वी गेट दी वीडियो। हमारे पास रिटेनर सैंपल्स होते हैं, हमारे पास भी लैब है, वर्किंग लैब है, साइंटिस्ट है, वो कर रहे हैं। तो वी एनालाइज कि ये कंप्लेंट आई क्यों और उसको फ्यूचर में कैसे रोका जा सकता है। और जब कंप्लेंट आती है तो वी हेल्प आवर बायर्स कि ठीक है उसको आप रिकॉल कीजिए, हम उसको रिप्लेसमेंट भेज रहे हैं या उसको क्रेडिट दे रहे हैं बिकॉज अगेन बिजनेस इज म्यूचुअल। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस पूरे पॉडकास्ट का, और सब सारे एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है पैसे की। सो एक्सपोर्ट पेमेंट्स बहुत ट्रिकी है सर। ठीक है, अब मान लो कि आपने किसी पकड़ लिया किसी एक्सपोर्टर को, अच्छा बहुत अच्छा मित्र भी हो सकता है, तो पेमेंट टर्म कैसे डिसाइड होती है? गट फीलिंग पे डिसाइड होती है, कॉन्ट्रैक्ट पर डिसाइड होती है कि एडवांस पेमेंट लेना है, या ईमेल कॉन्फर्मेशन कर दिया तो पेमेंट आ जाएगा? कैसे होता है ये पूरा अभिषेक प्रोसेस? जी देखिए गट फीलिंग पे तो रिस्क लिया जाता है, ठीक है। पेमेंट टर्म्स डिसाइड नहीं होती। पेमेंट डिसाइड जो है वो प्रैक्टिकल टर्म्स पे होगी। अगर कोई भी नया बायर है तो आप उसका ड्यू डिलिजेंस कर लेते हो, आप मार्केट में सर्वे कर लेते हो कि उसका स्केलेबिलिटी क्या है, कितने स्केल पे आज काम कर रहा है, सिर्फ इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है तो कैसे इंपोर्ट कर रहा है, आप जितने भी हम बड़े एक्सपोर्टर्स हैं सब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सो वी नो हाउ वी आर वर्किंग। और ये बायर अगर मार्केट में नया आया है, इसकी क्या स्केलेबिलिटी है, क्या सिर्फ इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है या वर्ल्ड ओवर से इंपोर्ट कर रहा है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उससे बात करने में पता लग जाता है। अगर फर्स्ट कंटेनर है डेफिनेटली यू डू इट एडवांसेस कि एडवांस चाहिए बिकॉज यू आर नॉट हेयर टू फाइनेंस एनीबॉडीज बिजनेस। अगर वो बंदा सीरियस है तो आपको एडवांस देगा, चाहे वो 10% दे, 20% दे, वो इन्वेस्ट करेगा आपके विश्वास में बिकॉज आप 90% विश्वास कर रहे हो उसके ऊपर। तो यही अगेन बिजनेस इज म्यूचुअल। और जो नहीं करेगा वो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि वो हैंकी पैंकी चल रहा, देन यू जस्ट नीड टू टेक अ कॉल कि आप वो आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। मैंने ऐसा सुना है सर कि जैसे मान लो अपन ने कोई प्रोडक्ट भेजा है, उसका इंश्योरेंस होता है, और अगर मान लो कुछ कुछ दिक्कत आ गई, पानी में गिर गया, चोरी हो गया, फिर वहाँ से सामने वाले ने पेमेंट दे दिया, तो इंडिया उसको इतना इंश्योर करती है कि आपको पैसा तो मिल ही जाएगा। क्या ऐसा ट्रू है? जी, देखिए अगर लॉजिस्टिकली होता है तो मैरीन इंश्योरेंस होती है, लेकिन आप पेमेंट की बात कर रहे हैं तो पेमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ईसीजीसी एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बना रखा है यही सारी चीज़ें कवर करने के लिए। तो ईसीजीसी इज़ बेसिकली योर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिकॉज़ ये आपका जो क्रेडिट देते हो आप। अब मैंने अभिषेक जी को कुछ सामान देना है, मेरे नए बायर हैं, मैं नहीं जानता इनके बारे में, तो आई विल पुट एन एप्लीकेशन टू दिस डिपार्टमेंट एंड से कि मेरे को अभिषेक जी को माल देना है और इस कंट्री में देना है। तो अभिषेक जी हर कंट्री की अपनी रेटिंग होती है, AA, AAA, ए रेटिंग, बी सी डी कैटेगरीज होती हैं।
उस कैटेगरी के अंदर आप जो भी कंट्री की रेटिंग फॉल करते हो, आपकी क्या रेटिंग है उस कंट्री में, आर यू अ गुड टैक्स पेयर इन दैट कंट्री, आपकी बिजनेस कितना पुराना है, आपकी पेमेंट फाइल्स क्या कहती हैं, वो सब ECGC देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद हमको अप्रूवल देता है कि आप अभिषेक जी को या अपने एक्सपोर्टर को आप माल दे दीजिए, इतना इंश्योरेंस का वैल्यू है, आपको इतना प्रीमियम देना है। कल को अगर अभिषेक जी सामान नहीं देते हैं तो अगेन उसकी पूरा प्रोसेस है, क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, क्या वजह रही, वो अगर आपकी सारी क्राइटेरिया फॉल करते हैं देन ECGC गिव्स यू द मनी कि ठीक है जी आपकी इंश्योरेंस थी पेमेंट की, ये लीजिए। मतलब एक्सपोर्ट सबसे सेफ बिजनेस हो गया है क्या? आज की डेट में डायनेमिक हो गया है, सेफ नहीं हुआ है। सेफ तो कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ पर रिस्क है, छोटा बड़ा दायां रिस्क चलता रहता है, लेकिन डायनेमिक हो गया तो आपके प्लानिंग भी डायनेमिक हो जानी चाहिए, बिकॉज जो ये गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं सबको यू जस्ट नीड टू टेक अ हेल्प, सी इट्स बेसिकली अ कैलकुलेटिव रिस्क, इज नॉट लाइक यू जंपिंग ऑन अ बंजी जंपिंग एंड जस्ट फॉलिंग ऑफ, तो आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, और जैसे आपने बोला गट फील, सबसे पहले वही आ जाती है कि मेरे को करना है या नहीं करना है, सो योर एवरी स्टेप योर एवरी रिस्क इज बाय टेकन बाय अ गट फील, बट पेमेंट्स आप सिक्योर कर लेते हो बिकॉज दैट्स द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बिजनेस। और इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद में मेरे को तो यही नजर आता है कि गट फीलिंग सबसे ऊपर, फिर बाद की बाद में है। कह सकते हो कई चांसेस में कि गट फीलिंग सबसे ऊपर, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये सही है गलत आप देख के पहचान लेते अच्छा, गवर्नमेंट की जो जितनी भी स्कीम्स है, क्या क्या स्कीम है, मतलब कैसे हेल्प कर रही है एक एक्सपोर्टर को, ताकि जितने भी एक्सपोर्ट भाई बंधु है जो कर रहे होंगे या फिर नए आ रहे होंगे उनको पता चल जाएगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि क्या क्या स्कीम्स है और कैसे हेल्प ले सकते हो। हो। देखिए गवर्नमेंट की आज से कुछ टाइम पहले तो MIA स्कीम होती थी जिसमें इंसेंटिव्स मिलते थे, अभी तो गवर्नमेंट ने सब कुछ एक क्लब करके रोड टैप बना दिया है जिसके अंदर ज़्यादा कुछ एज ए एक्सपोर्टर नहीं मिल पाता आपको, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट आई बिलीव एवरी एक्सपोर्टर वर्किंग इन इंडिया इज बेसिकली एन पावर हाउस ऑफ जनरेटिंग अ फॉरेन रिजर्व फॉर इंडिया, क्योंकि जब से मोदी जी ने नारा दे दिया मेक इन इंडिया बाय मेक बाय इंडिया, तो एवरीबडी इज कमिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग एंड जस्ट मेकिंग इंडिया प्राउड अगेन, लेकिन उस हिसाब से एक एक्सपोर्टर को वो लिवरेज जो आज से 15-20 साल पहले मिलती थी वो आज के टाइम पे नहीं है, वो चीज़ नहीं है, एक्सपोर्ट हैज़ बिकम अ रेगुलर बिजनेस एंड अ रेगुलर अफेयर, वो इतना आसान हो गया है, इतनी चीज़ें आसान कर दी गई हैं डिजिटलाइज होने के बाद कि एवरीबडी इज़ कमिंग इनटू दिस, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है, लेकिन पूल ऑफ बायर्स तो वही है, वो नहीं बढ़े हैं। वास्तव में फार्मर्स को फायदा हो रहा है अभी? आई गेस यस, फार्मर्स को फायदा हो रहा सच्ची है, मतलब रियल ग्राउंड real because see in Krishna we export somewhere around more than 7,000 metric tons of jaggery, तो ये जैगरी आती शुगर केन से एंड वी सपोर्ट आवर शुगर केन फार्मर्स, हम उनको पहले ही एडवांसेस देके रखते हैं, सारी चीज़ें करके रखते हैं, वी सपोर्ट देम ऑन एवरी स्टेप बिकॉज सी इंडिया पहले से एग्रीकल्चर लैंड रहा है, तो दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ, आज उसको सेफ गार्ड करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है, आज उनको सपोर्ट करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है, and we are the largest exporter of wheat, we are the largest exporter of sugar, we are the largest exporter of jaggery. India से 70% of the jaggery has been exported every year world over. So ये सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं टोटली। सर, एक फाउंडर जो मेहनत करते हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, पहले वो पैसा कमाएंगे, एक ही काम है, पैसा पैसा कमा लो, अच्छा काम कर लो, खुद को सिक्योर कर लो, फैमिली को सिक्योर कर लो, पैसा कमा लो, थोड़ा फेम ले लो बाद में, और लास्ट में बचता है गिव बैक टू सोसाइटी। तो अभी आप उस स्टेज पे हो, गिव बैक टू गिव बैक सोसाइटी। टू सोसाइटी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए सर? सर देखिए जैसे मैंने बताया कि हमने अपनी 20th बुजुर्गों के साथ NGO के साथ करी है, सो उनके पूरे इट इज़ नॉट ओनली द सेलिब्रेशन वी डिड, उनकी ज़रूरतों की चीज़ें भी हमने पूरी वो करी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस NGO वी ऑल्सो डिड द प्लांटेशन ड्राइव कि ग्रीन दिल्ली एंड क्लीन दिल्ली का एक रेखा जी ने निकाला था, तो वी सपोर्टेड दैट। कमल जी सरावत के साथ हमने मिलकर एक कम्युनिटी जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उसको डेवलपमेंट विमेन में एम्पावरमेंट की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। आज कृष्णा के अंदर अराउंड 100 विमेंस आर वर्किंग अंडर अ सेफ इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें विद इन द पॉलिसीज़ वो हमने करी हैं। उसके अलावा फिर देयर आर छोटी बड़ी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। इनफैक्ट ये कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, बेसिकली इट्स नॉट अ चैरिटी, वी हेल्प आवर एम्प्लॉयज़ एज वेल। अगर किसी जो कृष्णा में 17-18 ईयर से भी एम्प्लॉई हैं उनको भी किसी तरह की ज़रूरत होती है, चाहे बेटी की शादी करनी है, तो कृष्णा डज दैट फ्रॉम देम, क्योंकि कृष्णा की सक्सेस में उनका भी हाथ है, उनकी भी मेहनत है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, धन 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 फिर निधन। देखिए आप बिजनेसमैन जब आते हैं, सोच के आते हैं, बनते हैं, तो आपको 3-4 बातों को बहुत ध्यान रखना है, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। पहले तो आपने ये सोच लेना है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, घड़ी देख के आप काम नहीं कर सकते। पहननी जरूर है, पहननी ज़रूर है लेकिन देखनी नहीं है, क्योंकि वो दिन में 12 घंटे के बाद फिर समय बदलेगा, तो आपको मेहनत करती रहनी है। तो परसिस्टेंट हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हार्ड वर्क करने के चक्कर में आप बाकी चीज़ें निगलेक्ट करते हो, फैमिली को निगलेक्ट करते हो, बच्चों को निगलेक्ट करते हो, अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट करते हो,
लेकिन क्या रहते हो, आप परसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहते हो काम में, बिकॉज यू ओनली हैव, जैसे मेरे पास एक ही ऑप्शन थी कि आई जस्ट नीड टू बी सक्सेसफुल, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। फेलियर वॉज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका लक्ष्य एक ही है, ठीक है, अर्जुन की तरह मैं वो मछली की आँख में नहीं डाल रहा था, लेकिन हाँ मछली जरूर मारनी थी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है सर। एक इंडियन स्नैक जिसे फॉरेनर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। समोसा। समोसा को? हाँ, आजकल समोसा का मार्केट बहुत बढ़ रहा है। एक पर्ची पे लिखा था कि कुछ भी करने का पर समोसे का दिल हर्ट नहीं करने का। हट नहीं करने का। क्योंकि उसके अंदर भी फीलिंग होती है। अंदर भी फीलिंग। वेरी राइटली सेड। एक स्नैक जिसने आपको रिपीट ऑर्डर दिलाया बार बार। देखिए, आफ्टर बिकमिंग अ सुपर फूड, आई थिंक मखाना इज समथिंग विच इंडिया इज गेयरिंग अप। सो मखाने एंड फ्लेवरफुल मखानास आर कमिंग अप वेरी नाइसली। अब बिहार सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है एक्सपोर्टर है, और मैन्युफैक्चरर भी है। मैन्युफैक्चर भी है, बिहार में सबसे सबसे और ज़्यादा। वहाँ पे फिर भी स्टिल गरीबी, इतना बड़ा एक्सपोर्टर होने के बाद में मखाना का तो मार्केट ही बहुत बड़ा, कितने लाख करोड़ का मार्केट होगा। बेचारों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा? माफ करना बेचारा बोलने के लिए, बट गरीब किसानों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा वहाँ पे? सर देखिए, इसके बीच में अगेन ये चैनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। पिछले 4-5 साल से मखाने की मार्केट बनी है, लेकिन ये चैनलाइज और स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आ पाया है। मखाने की खपत हमारे देश में भी इतनी थी, लेकिन सिर्फ दिखता कब था मखाना, या तो नवरात्रों पे दिख रहा है, ऐसे प्रसाद दिख रहा है, या दुकानों पे ऐसे पड़ा हुआ है, किसी चीज़ में डल रहा है, या हलवाई उसकी सब्जी बना रहे हैं। लेकिन जब से एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है, तब तो बिहार लाइमलाइट में आया है। लेकिन उसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपके मिडल मैन कट जाने चाहिए। इट शुड बी योर फार्मर्स फार्म टू टेबल वाला कॉन्सेप्ट, बेसिकली फार्म टू टेबल वाला कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंडियन गवर्नमेंट से कि अगर इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, बिहार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा इसको चैनलाइज कर दिया जाए। काम बहुत है सर यार, काम बहुत है यार, इंडिया बहुत बड़ा, काम बहुत बहुत है, बड़ा कैसे काम है। ध्यान देंगे? अच्छा, एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे टफ कंट्री कौन सी है सर? आई से देखिए, सारी कंट्रीज़ अपने कंप्लायंसेस पे बहुत ज़ोर देती हैं, बट अगर मैं पिक एक करनी हो तो यूरोपियन यूनियन बहुत टफ है, उनके कंप्लायंसेस बहुत हार्ड हैं। इनफैक्ट डेयरी का कुछ इंडिया से सामान नहीं जा सकता। अच्छा, प्रिडिक्शन कर दो सर इस पॉडकास्ट में आज की, मतलब इंडियन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो 5 साल में बूम करेगा एक्सपोर्ट करने के लिए? सी मैंने अभी थोड़ी देर पहले मखाने की बात करी, तो आई थिंक मखाने से बने हुए प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स आने वाले 5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगे। क्या इतना मैन्युफैक्चरिंग है बिहार में, कितना मैन्युफैक्चरिंग करके अगेन चीज़ें वही कर पाएंगे, चैनलाइज करना है सर, बना कि पाएंगे? अदर देन बिहार हमें और सेक्टर्स ग्रो करने, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया की यूएसपी है, मोनोपोली है मखाना, तो इसको इनकैश करने पे हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। एक इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल सर, एक प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर ऑल यंग एंटरप्रेन्योर जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, सारे एस्पायरिंग फाउंडर, बिकॉज 20 साल अब कंपनी चलाने का सपना सबका होता है। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जो 20 साल कंपनी चला लेता है वो तो 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि 20 साल क्योंकि इतने सारे हर रोज नए स्टार्टअप बन रहे हैं और 100 में से एक स्टार्टअप रोज फेल हो जाता है, और पर इतना लंबा सस्टेन करना अपने आप में एक बड़ी बात है और बहुत स्ट्रगलफुल बात है कि भाई कि मैंने स्ट्रगल करके, मेहनत करके, एक्चुअली स्ट्रगल नहीं, मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक मैसेज भी जाता है लोगों को कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जी, मेहनत के पीछे स्ट्रगल भी बहुत होती है। तो अगेन परसिस्टेंट हार्ड वर्क, स्ट्रगल से डरना नहीं है, चीज़ें लगे रहो एंड डोंट चेंज योर विजन बेसिकली। आज के लिए यंगस्टर्स में क्या रहता है कि मेरे को ये मिल नहीं रहा है, ओ आई एम गुड टू डू, बदल लो, चीज़ें बदल लो। नहीं, बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं, सोई जहाँ गिरी है वहीं से मिलने वाली है, जहाँ हार्ड वर्क करोगे पानी भी और कुआं भी वहीं खुदेगा। तो परसिस्टेंट हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। आपको एक सक्सेसफुल बनना है तो 3-4 बातों का आप ध्यान रख लो। एक, घड़ी देख के काम मत करो, वो लाला वाली नौकरी नहीं है कि भाई आए और चले गए, भी 4 बजे जाना ही जाना है। सारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी यही है। अगर एम्प्लॉयज़ ने बड़ा बनना है तो, अगर एम्प्लॉयज़ ने उस कंफर्ट जोन में काम करना है तो एम्प्लॉयज़ आएंगे, एंड हु एवरीबडी वांट्स अ गुड एम्प्लॉय, राइट? तो आप उनको एज ए लीडर ग्रूम भी करते हो, बेसिकली एम्प्लॉयज़ को आगे भी लेके जाते हो अपने साथ साथ, बट एम्प्लॉयज़ की भी विश होनी चाहिए साथ में। इट्स ऑलवेज अ रिस्पिकल, आपको घड़ी देके काम नहीं करना है, नंबर 1, जितने भी हमारी यंग जनरेशन देख रही है। नंबर 2, आप अपने बारे में सोचना छोड़ दो, अपने धंधे के बारे में सोचना शुरू कर दो। आपसे बड़ा आपका धंधा, जिस दिन आपका धंधा बड़ा हो जाएगा आप खुद ब खुद बड़े हो जाओगे। तीसरी, घाटा खाना सीख लो, क्योंकि जिसको घाटे का स्वाद नहीं पता, जिसको लॉस का स्वाद नहीं पता, वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। आपकी बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन क्या रह जाएगा आपका? सिर्फ एक हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और एथिक्स। ये चीज़ें बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन आप करके देखिए, इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट पक्का आएगा इसका। और जब आपकी टीम आपके साथ है, चौथी, जिसने आपके साथ दिया है, अच्छे बुरे कैसे भी हैं, उनको भी बड़ा बनाओ। आदमी वही बड़ा बनता है जो दूसरों को बड़ा बनाता है। तो मैंने ये 4-5 चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में, और आज 200 लोग हैं,
3 जगह से हम काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई एंड दुबई भी ऑफिस खोल दिया। अब आगे आगे देखते हैं कितना और आगे जाते हैं। तो मतलब ये बात ट्रू है कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वो कितना ही वक्त क्यों ना ले। कितना ही वक्त क्यों ना ले, मीठा ज़रूर मिलेगा आपको, और वो मिठास फिर आपने फैलानी है, खुद नहीं खानी है। तो थैंक यू जतिन सर, Thank you बहुत जी। बहुत मज़ा आया, धन्यवाद आपका इस Thank you। पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। और 20 साल की लर्निंग अगर आधे घंटे 1 घंटे में अगर समेट ली जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा ही हो सोने पे जाता है। सुहागा। स्ट्रगल तो सबके लाइफ में है, बट जो लर्निंग है, जो बुक पढ़ते हैं, लोगों की राइट। ज़िंदगी जीवनियाँ पढ़ लेते हैं, उससे बहुत कुछ नॉलेज मिल जाता है। तो मैंने फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत इसलिए करी ताकि इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर पैदा हो सके। और वो कैसे होंगे, अगर मेरी विचारधारा उन पे अगर आई कि भैया कि काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, तभी होगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो सब्स्टिट्यूट मच नहीं है सर। इसका कुछ। राइट। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू।